अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी में हम मेनली ये पढ़ते हैं कि कैसे एनिमल डाइवर्स हुए हैं, इनमें वेराइटीज़ कैसी आई हैं। इसमें हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि कितने एनिमल जो होते हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं, किस बुनियाद पर उसको ग्रुप्स में रखा गया है, फाइलम्स में रखा गया है। तो इन सब को हम सब्जेक्ट एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि टेक्सोनॉमी को लफ्ज़ टेक्सोनॉमी किसने दिया। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के साइंटिस्ट के नाम आएंगे, जिनमें से अरिस्टोटल के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसको फादर ऑफ ज़ूलॉजी, बायोलॉजी या इंसेंट टेक्सोनॉमी वगैरह क्यों कहते हैं इनको। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्लेनी क्या है, कौन सा साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या काम किया है, क्या रोल अदा किया है उन्होंने टेक्सोनॉमी में या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। इसके बाद हम जॉनरे के बारे में पढ़ेंगे, मायर क्या था, सी लाइनोस इसको कहते हैं, या केरलोस लाइनोस और हॉक्सले एंड स्टिकलैंड, इन सब के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमी से। टेक्सोनॉमी क्या है स्टूडेंट्स? टेक्सोनॉमी दो ग्रीक वर्ड से निकली हुई है। एक है टेक्सिस, दूसरा है नोमस। टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट, नोमस के मानी है लॉ, यानी वो लॉ जिसमें हम एनिमल्स की अरेंजमेंट करवाते हैं। क्या मतलब है इसका? इन लफ्ज़ को समझने के लिए हमें इनकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आना होगा। डिफिनेशन हम कैसे करेंगे टेक्सोनॉमी का? हम कहेंगे कि टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टेक्सोनॉमी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम एक ऑर्गेनिजम्स की नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। अब क्या था कि इसके बाद एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था कैनेडोल। कैनेडोल ने 1813 में सबसे पहले लफ्ज़ टेक्सोनॉमी लफ्ज़ जो था उन्होंने किसने यूज़ किया? कैनेडोल ने। उन्होंने एक थ्योरी पेश की, उस थ्योरी का नाम था एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ बॉटनी। इस थ्योरी में उन्होंने न्यू क्लासिफिकेशन एंड टर्म टेक्सोनॉमी इंट्रोड्यूस करवाया अपने इस थ्योरी में। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टेक्सोनॉमी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टेक्सोनॉमी में हमारे पास डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट आएंगे, जिनमें से अरिस्टोटल पहला नंबर पे हैं। इनसे पहले एक साइंटिस्ट था हाइपोक्रिएट, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा डेटा नहीं है उनके हवाले से। सो हम स्टार्ट करेंगे अरिस्टोटल के हवाले से। अरिस्टोटल क्या था, कौन सा साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या रोल अदा किया है टेक्सोनॉमी में। स्टूडेंट्स, अरिस्टोटल जिनको हम अरस्तू भी कहते हैं, ये आप अभी गूगल में सिर्फ टाइप कर लेना इनके बारे में, अरिस्टोटल के बारे में, तो आपको इनके तकरीबन 12 या 13 जगहों पर इसका नाम आएगा कि अरिस्टोटल इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ that subject is considered the father of suppose political science, logic is considered father of zoology, biology, insect taxonomy। यानी आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन इनकी जो काम उन्होंने किया हुआ है आप उनको नहीं स्टडी कर सकोगे। बहरहाल हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि इन्होंने हमारे फील्ड में क्या रोल अदा किया है। तो अरिस्टोटल क्या था, इसको हम डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ये अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी इसको कंसिडर किया जाता है, फादर ऑफ एंसेंट टेक्सोनॉमी इसको कंसिडर किया जाता है, इनको फादर ऑफ एंसेंट एम्ब्रियोलॉजी एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी कंसिडर किया जाता है। क्यों किया जाता है वो अभी हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जो अरिस्टोटल था वो एक आइलैंड्स में रहता था, उन्होंने कुछ साल आइलैंड्स में गुजारे। उस आइलैंड्स का नाम था आइलैंड्स ऑफ लेसेवोस। जो आइलैंड्स ऑफ लेसेवोस था वो कहाँ पे मौजूद था? वो ग्रीस में मौजूद था। और उस दौरान उन्होंने जब कुछ साल वहाँ पे गुजारे तो उन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। इस हिस्टोरिया एनिमलियम में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो काम 5 साल या जितने भी साल उन्होंने वहाँ पे गुजारे थे सब की यहाँ पे उन्होंने उस काम को अपनी एक बुक में पब्लिश किया। अब हम आते हैं इसके फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों कहते हैं। जो ये आइलैंड्स में रहता था तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि ऑर्गेनिजम्स को 2 मेजर कैटेगरीज में रखा गया। किसने? अरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को 2 मेजर कैटेगरीज में रखा गया, एक प्लांट्स था एंड एनिमल्स में। इस प्लांट्स और एनिमल्स
की वजह से इसको हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। अब उसी आइलैंड्स में तो चूँकि उन्होंने बहुत सारे साल वहाँ पे गुजारे थे, तो इसके बाद उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बाद उन्होंने फिर एनिमल्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। एनिमल्स में उन्होंने क्या कर दिया, ज़ूलॉजी को पढ़ना शुरू कर दिया, स्टडी को, ज़ूलॉजी को स्टडी कर दिया। और ज़ूलॉजी में स्टडी करते वक्त उन्होंने एक ऑर्गेनिज़म्स की कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर दिया, और इसके साथ साथ जो मेरीन ऑर्गेनिज़म्स थे उनकी एम्ब्रियोलॉजी, उनकी इकोलॉजी, हैबिटेट को भी स्टडी कर दिया। जब उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी कर दिया, इस वजह से इसको हम कहते हैं फादर ऑफ एंशिएंट एम्ब्रियोलॉजी। उसी ग्रीस में जो आइलैंड्स था, उस आइलैंड में उन्होंने ऑर्गेनिजम्स की जो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट वगैरह को स्टडी करते हुए उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को भी स्टडी किया था। इस वजह से उसको हम कहते हैं फादर ऑफ एंशिएंट एम्ब्रियोलॉजी। एंशिएंट पुराना, अब मॉडर्न या एक अलग सा साइंटिस्ट है, इसको कहते हैं एंशिएंट। अब वहाँ पे क्या था कि फादर ऑफ ज़ूलॉजी और टेक्सोनॉमी भी इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो जो था उन्होंने ज़ूलॉजी को स्टडी किया था, इस वजह से इसको फादर ऑफ ज़ूलॉजी कहा गया। और फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी क्यों कहा गया, स्टूडेंट्स जब वो उस आइलैंड्स में रहता था तो उन्होंने क्या कर दिया, जो पार्ट्स के बुनियाद पर, बॉडी पार्ट्स के बुनियाद पर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनके 4 पाँव थे, 4 फुटेड का नाम दिया। कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनके 2 पाँव थे, 2 फुटेड का नाम दिया। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो उड़ सकते थे, फ्लाइंग एनिमल्स थे, कुछ ऐसे थे जो नॉन फ्लाइंग थे, ईगलाइंग मैमल थे, और कुछ में बॉडी के ऊपर क्या थे, फीदर, ये जो तब शेल था, और कुछ में शेल नहीं था। तो इन सब पार्ट के बुनियाद पर उन्होंने क्या कर दिया, एनिमल्स को फिर क्लासीफाई किया गया। इस वजह से इसको कहते हैं फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी। ख़ास तौर पर क्या कर दिया उन्होंने एक ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिमिलरिटी, यानी ब्लड होने या ब्लड ना होने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लड की वजह से उन्होंने एनिमल्स को 2 बड़े ग्रुपों में रखा गया। एनिमल्स को कौन से 2 बड़े ग्रुपों में, एनाइमा और इनेमा में। ए मीन्स विदाउट, यानी वो एनिमल जिनकी बॉडी में आरबीसी नहीं थी उसको उन्होंने ग्रुप में रखा गया, उस एनिमल्स को एनेमा, और नाम दिया उसको एनेमा। यानी कौन से एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स भी है जिनके बॉडी में आरबीसी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली है। स्पॉन्जेस है, नाइडीरियंस है, सोलेंट्रेट है, प्लेटेलिमेंथस है, जो जितनी भी हैं, इन जो आजकल इसको इनवर्टिब्रेट के नाम से जाना जाता है, तो उनको उन्होंने ग्रुप में रखा एनेमा में। और दूसरे कुछ ऐसे एनिमल्स जो उन्होंने देखे कि जिनके बॉडी में ब्लड था, आरबीसी था, उसको उन्होंने ग्रुप में रखा गया इन एमा में। उनमें कौन से थे, वर्टिब्रेट थे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, जिनको वर्टिब्रेट कहा जाता है आजकल, तो उसको उन्होंने ग्रुप में रखा गया एनेमा में। इस वजह से इसको हम कहते हैं ना कि फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी, इसको कहते हैं फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी। मॉडर्न नहीं, मॉडर्न चूँकि कौन है, स्केरस लाइनियोस है, उनको फिर हम बाद में स्टडी करेंगे। अब उन्होंने जब ये स्टडी किया, फिर इसी वर्टिब्रेट को फारदर उन्होंने 2 ग्रुपों में रखा गया, विविफेरा, ओविफेरा। विवी मतलब वो एनिमल्स, वो वर्टिब्रेट जो क्या करते थे, जो डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं, विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। उनमें कौन से थे, हैं मैन है, वेल है, और जितनी भी मैमल्स है ना, उनको उन्होंने ग्रुप में रखा गया विविफेरा। और वो एनिमल्स जो क्या करते थे, जो अंडे दे रहे थे, उनको उन्होंने ग्रुप में रखा, नाम दिया ओविफेरा। उस ओविफेरा में कौन से एनिमल्स हमारे पास आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। तो इस बुनियाद पर इसको कहते हैं फादर ऑफ एंशिएंट टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायोलॉजी। इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी किया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं, दूसरा साइंटिस्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टेक्सोनॉमी में हमारे पास प्लिनी। प्लिनी ने क्या किया, प्लिनी ने इसी अरिस्टोटल की बुक को, हिस्टोरिया एनिमलियम को फर्दर स्टडी किया गया, और उन्होंने कहा, उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुपों में रखा गया, वो एनिमल जो फ्लाई कर सकते थे और नॉन एनिमल्स, और वो एनिमल्स जो नॉन फ्लाइंग थे, जो फ्लाई नहीं कर सकते थे, उस एनिमल्स को उन्होंने फ्लाइंग और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स की कैटेगरीज में रखा गया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था, जॉन रे साइंटिस्ट जो था स्टूडेंट्स, उन्होंने सबसे पहले टर्म स्पीशीज़ यूज़ किया। हमें टर्म स्पीशीज़ किसने दिया था,
जॉन रे ने। और कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि स्पीशीज़ जो है वो क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट है। मिसाल जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी पे होगा, तो मिसाल के तौर पर किंगडम, पाइलम और इस तरह क्या कहते हैं फैमिली, क्लास एंड सो ऑन अब हम आते हैं, तो आखिरी वाला यूनिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन में वो क्या है, उन्होंने कहा कि वो स्पीशीज़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो एक जैसे पेरेंट से डेवलप्ड है, वजूद में है, उनका क्या होंगे, वो उनका ताल्लुक क्या होगा, वो सिमिलर स्पीशीज़ होंगे। इसके बाद मायर आया था। मायर ने क्या कहा, मायर ने मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ दिया हमें। मॉडर्न डिफिनेशन ऑफ स्पीशीज़ का मतलब क्या था, उन्होंने कहा कि असल में सिमिलर स्पीशीज़ वो होती है जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू द मायर, similar species are those which are capable of interbreeding under natural conditions, और वो क्या कर सके हैं, इंटरब्रीडिंग के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, उसको हम कहते हैं स्पीशीज़। अब यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम आते हैं कैरोलस लाइनियस, जिनको हम शॉर्टली सी लाइनियस के नाम से पुकारते हैं। ये क्या था, एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट था जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अब अभी हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कैरोलस लाइनियस से पहले क्या था कि जो स्पीशीज़ डिस्कवर किया जाता था उस टाइम, उनको कॉमन नाम्स दिए जाते थे। मिसाल के तौर पर वो जो कॉमन नाम्स था, उन्होंने एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट किया था। कॉमन नाम्स कैसे थे, सपोज़ मैंने क्वेटा में एक स्पीशीज़ को डिस्कवर किया, अब मैंने यहाँ के मुताबिक जहाँ पे जिस जगह पे मैंने डिस्कवर किया था या जो भी था, उसको मैंने अपने तरफ से इसको कॉमन नाम दे दिया। अब वही स्पीशीज़ को लाहौर में, पंजाब में किसी ने डिस्कवर किया और उन्होंने वहाँ भी उनको अपना एक कॉमन नाम दे दिया। अब यही कॉमन नाम जो थे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, हालांकि स्पीशीज़ एक ही थी लेकिन उनका कॉमन नाम अलग था, और एक ही कंट्री में एक इलाके से लेकर दूसरे इलाके में जो सेम स्पीशीज़ थी उनका कॉमन नेम जो था वो एक दूसरे से अलग था। तो ये क्या था, उन्होंने ये जो कॉमन नेम्स था, ये एक साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि अब इसको हम कैसे डिस्कवर करेंगे, कैसे हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे। अब स्पीशी एक ही स्पीशीज़ है लेकिन कॉमन नाम्स ने उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सी लाइनियस था, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया। उस सिस्टम को क्या नाम था, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स टू, नोमियल मीन्स नाम देना, नोमेनक्लेचर यानी एक ऐसे सिस्टम जिनमें स्पीशीज़ को दो नाम दिए जाएंगे। दो नाम्स कौन से होंगे वो हम पढ़ेंगे। उन्होंने एक बुक पब्लिश की, सिस्टमा नेचरा। उस बुक में 1758 में, इस बुक में उन्होंने 4236 एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। जब उन्होंने 4236 एनिमल को क्लासिफाई किया गया तो उन्होंने किस बुनियाद पर क्लासिफाई किया, बाइनोमियल नोमेन सिस्टम के बुनियाद पर। इस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के मुताबिक कि जो स्पीशीज़ हैं इनके दो नाम होने चाहिए। एक नाम उनकी जीनस के बुनियाद पर दिया जाएगा, दूसरा नाम उनके स्पीशीज़ के बुनियाद पर दिया जाएगा, ताकि जो प्रॉब्लम था, जो कॉमन नाम ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, साइंटिस्ट के लिए आसानी पैदा हो सके कि वो एक स्पीशीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सके। अब जो नाम जीनस की बुनियाद पर दिया जाएगा उनको आप कैपिटल लेटर से शो करोगे। किसने कहा था, लाइनियस ने। और जो नाम स्पीशीज़ की बुनियाद पर दिया जाएगा उनको हम स्मॉलर लेटर से शुरू करेंगे। तो जो स्पीशीज़ है जिनको हम जीनस, पहला नाम जीनस की बुनियाद पर जिनको हम देते हैं, उनका क्या होगा, वो लार्ज या जो कैपिटल होगा वो हम बड़े कैपिटल से उसको शो करेंगे। मिसाल के तौर पर होमो सेपियंस ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम, एक स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ होमो सेपियंस। होमो हमारा जीनस का नाम है, सेपियंस हमारा स्पीशीज़ का नाम है। किसने कहा, जो लाइनियस था उन्होंने कहा कि फार्दर
इस प्रॉब्लम्स को, इस कॉमन नेम की जो प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, एक तो आपने पहला नाम जीनस की बुनियाद पर देना है, दूसरा नाम स्पीशीज़ की बुनियाद पर देना है, और उसी को आपने जो साइंटिफिक नेम है उसको अपने इटैलिक ज़ुबान में लिखना है, यानी इसको अपने से तिरछा लिखना है। जैसे होमो, होमो देखो ना आप, इस तरह तिरछा हम लिखते हैं। सपोज मैं आपको बताता हूँ, होमो H O, इस तरह तिरछा आपने उसको लिखना है, होमो सेपियंस जिसको हम कहते हैं। और इसके बाद जो लाइनस था, उन्होंने 4 कैटेगरीज डेवलप किया, 4 कैटेगरीज में एनिमल्स को रखा गया। पहला उनको क्लास था, फिर ऑर्डर था, फिर जेनस था, फिर स्पीशीज़ था। क्योंकि उस टाइम किंगडम या फाइलम जो था वो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, उसको फिर बाद में साइंटिस्ट ने उस पर काम किया था। तो उस टाइम उन्होंने एनिमल्स को इन 4 ग्रुप में, 4 कैटेगरीज में रखा गया। इसके बाद भी स्टूडेंट्स जो लाइनोस था, उन्होंने एनिमल्स को, मैमल्स को बल्कि 6 ग्रुपों में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था उनको। बाद में जो छठा साइंटिस्ट है हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टेक्सोनॉमी में, वो था हॉक्सले एंड स्टिकलैंड। हॉक्सले एंड स्टिकलैंड ने क्या किया था स्टूडेंट्स, हॉक्सले एंड स्टिकलैंड ने कहा कि उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम जो था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लेके आए। मॉडिफिकेशन क्या थी? मॉडिफिकेशन ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर हम एक स्पीशीज़ है उनको 2 नाम देते हैं, एक उनकी जीनस के बुनियाद पर, एक उनके स्पीशीज़ के बुनियाद पर। चलो ये बात तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसे स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया, उस ऐसे स्पीशीज़ को पैदा किया गया जिनकी सब स्पीशीज़ भी थी, यानी कुछ स्पीशीज़ के सब स्पीशीज़ भी डिस्कवर किए गए थे। तो फिर उसको बाइनोमियल नोमेन सिस्टम के तहत हम उनको कैसे नाम देंगे, कैसे हम उसको 2 नाम देंगे? चूँकि हमने कहा था कि बाइनोमियल नोमेन सिस्टम में हम एक स्पीशीज़ को 2 नाम देंगे, एक उनके जीनस की बुनियाद पर, दूसरा उनके स्पीशीज़ के बुनियाद पर। अब एक स्पीशीज़ है, एक उनके सब स्पीशीज़ भी पाई गई हैं, अब हम उसको बाइनोमियल नाम में कैसे रखेंगे? तो उनके लिए उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया 1961 में, जिसको नाम दिया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी ट्राई मीन्स 3, के एक स्पीशीज़ के, एक एनिमल्स के 3 नाम्स होंगे। कैसे 3 नाम्स होंगे? एक उनके जीनस के बुनियाद पर, जैसे हमने यहाँ पे कहा था, दूसरा उनके स्पीशीज़ के बुनियाद पर, और तीसरा जो है उनका सब स्पीशीज़। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका सब स्पीशीज भी है, तो उनको हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी होमो सेपियंस में। अब होमो हमारे जीनस का नाम है, सेपियंस हमारे स्पीशीज़ का नाम है। अब होमो सेपियंस की भी सब स्पीशीज डिस्कवर की गई हैं, तो उनको हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में रखेंगे, उनकी बुनियाद पर उसको नाम देंगे। मिसाल कैसे? होमो सेपियंस सेपियंस, सब स्पीशीज़ का नाम भी सेपियंस है। तो ये था हॉक्सले एंड स्टिकलैंड का काम, जो उन्होंने 1961 में इसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था उनमें मॉडिफिकेशन लेके आए थे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर एनिमल्स को हम रखेंगे, किंगडम, फाइलम क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, इन सब को हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा मेन टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, या जिसको हम कहते हैं कि साइंटिस्ट ने किस बुनियाद पर एनिमल्स को क्लासीफाई किया है, क्यों उन्होंने प्रोटोजोआ को पहला रखा गया, फिर पोरिफेरा, सोलिटेटा। तो इंशाल्लाह हम उसको बाद में पढ़ेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।